जय हिंद साथियों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति व भारत की देशांतरी स्थिति, और हम बात करेंगे भारत के संपूर्ण सीमाओं के बारे में कि भारत की संपूर्ण सीमा कितनी है, और हम भारत के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की अक्षांशीय स्थिति को समझने के लिए या देशांतरी विस्तार को समझने के लिए हम भारत का मैप बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम भारत को सरल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक भारत का मैप बनाते हैं। यह हमारा भारत का मैप बना है। इसी मैप के अकॉर्डिंग ही हम आज का टॉपिक है हमारा, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति व देशांतरीय स्थिति व विस्तार एवं सीमा। हम भारत के अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति व इनके विस्तार व भारत की संपूर्ण सीमाओं के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के उत्तर में एक अक्षांशीय स्थिति खींची जाती है जो उत्तरी अक्षांशीय स्थिति है, और भारत के दक्षिण में एक अक्षांशीय स्थिति खींची जाती है। हम देखेंगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम अक्षांश है वह कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। फिर हम देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत हमारा 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। हम टोटल कुल अक्षांशों की बात करें, यहाँ पर कुल अक्षांश, हम यहाँ कुल अक्षांशों की बात करें तो 29.1 अक्षांश हमारे भारत के अंतर्गत स्थित हैं। यही हम देखेंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जो देशांतर रेखा खींची गई है वो सबसे पहली और पश्चिमी देशांतर रेखा कौन सी है। तो यहाँ पर हमें देशांतर रेखा जो मिलती है पश्चिम में वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर दिखती है रेखा, और भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। जस्ट हम इसकी बात करते हैं कि भारत के पूर्व में एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भारत की जो देशांतर स्थिति है 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ पर हम कुल देशांतरों की बात करते हैं। कुल देशांतरों की बात करें तो 29.2 देशांतरों के मध्य हमारी देशांतरी स्थिति का विस्तार है, और अक्षांशों की बात करें तो कुल विस्तार इसका 29.1 अक्षांशों के मध्य स्थित है। हम देखेंगे कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। यहाँ हम देखेंगे कि एक राज्य यहाँ पर हमें लद्दाख राज्य मिलता है जो एक यूटीज है। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे एक तमिलनाडु राज्य मिलता है। और भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो यहाँ पे हमें अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिम में बात करें तो एक राज्य हमें यहाँ मिल जाता है जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पूर्वी हमारा अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अब हम देखते हैं कि भारत के सबसे चारों राज्यों में अंतिम बिंदु कौन से हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। यहाँ पर इंदिरा
इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। यही हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। या फिर हम इसके ही छोटे एक शहर को बताते हैं जिसका नाम है केप मेमोरिन। केप मेमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। तो इस जगह पर एक जगह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम बलांदू कहते हैं। बलांदू जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ हम बात करते हैं सर क्रीक के। सर क्रीक यदि ऑप्शन में ना हो तो गौहर माता भी कह सकते हैं। यदि गौहर माता भी ऑप्शन में ना हो तो नारायण सरोवर। यह तीनों बिंदु एक ही हैं जो भारत के पश्चिम बिंदु हैं और किस राज्य में हैं? गुजरात में हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। इस प्रकार से हमने भारत के चारों दिशाओं के अंतिम राज्य देख लिए व उनके अंतिम बिंदु देख लिए। अब हम देखते हैं कि उत्तर से लेकर यह वाला भाग हमारा उत्तर है, यह हमारा भाग नॉर्थ है, यह वाला भाग हमारा साउथ कहलाता है, यह वाला भाग हमारा वेस्ट अर्थात पश्चिम है और ये वाला भाग हमारा ईस्ट है। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक की कुल कितनी किलोमीटर की लंबाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक। तो इसकी कुल लंबाई हमें 3214 किलोमीटर मिलती है। अर्थात हम इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक की लंबाई देखें 3214 किलोमीटर मिलती है। और हम यहाँ से देखते हैं सर क्रीक से लेकर बलांदू तक, तो कुल लंबाई इसकी हमें 2933 वर्ग किलोमीटर मिलती है। बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना आप। इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, सर क्रीक से लेकर बलांदू तक की कुल लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर है। यह तो रही हमारे भारत की अक्षांश स्थिति व उनके विस्तार के बारे में। अब हम इसकी सीमा की बात करें तो भारत की सीमा का निर्धारण हम दो आधारों पर करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से उसके दो आधार हैं। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीक़ों से हम समझेंगे भारत की सीमा। भारत की सीमा का निर्धारण हम दो आधारों पर करते हैं। भारत की सीमा का निर्धारण हम दो आधारों पर करते हैं। एक तो हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा और एक बात करेंगे भारत की जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा और बात करेंगे हम भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा। भारत की सीमाओं को हम दो आधार पर समझेंगे, भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा। जब हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा लगती है। फिर हम भारत की जलीय सीमा की बात करें तो भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर लगती है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना कि भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है, भारत की जो जलीय सीमा है ये 7,516 किलोमीटर है। फिर हम देखेंगे कि जो 15,200 किलोमीटर लगती है यह केवल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें से 7 देश की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की, फिर उसके ऊपर देखेंगे हम अफ़गानिस्तान, फिर उसके नीचे हम देखेंगे चीन, फिर हम देखेंगे नेपाल, फिर हम देखेंगे भूटान, फिर हम देखेंगे म्यांमार, फिर उसके बाद हम देखेंगे बांग्लादेश। यह देश हमें 7 मिले जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कुल कितने किलोमीटर बनाते हैं? 15,200 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा का निर्धारण हम दो आधारों पर करते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखना, इसका भी निर्धारण हम दो आधारों पर करते हैं। देखो, एक तो होगी मुख्य भूमि की सीमा। मुख्य भूमि की सीमा एक होगी
द्वीपीय सीमा। द्वीपीय सीमा हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से और कहाँ पर मुख्य भूमि की सीमा होगी और कहाँ पर द्वीपीय सीमा होगी और कहाँ पे संपूर्ण जलीय सीमा होगी। तो हमने देखा जो मुख्य भूमि की सीमा है ना, जो मुख्य भूमि की सीमा है यह केवल भारत के 9 राज्यों को स्पर्श करती है। हम उन 9 राज्यों के नाम लिखते हैं कि वे कौन कौन से 9 राज्यों को समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि मुख्य भूमि की जो कुल सीमा है वह हमारी 6100 किलोमीटर लगती है। और यहीं हम द्वीपीय सीमा की बात करें तो द्वीपीय सीमा की कुल लंबाई हमारी 1416.6 किलोमीटर लगती है। तो जो मुख्य भूमि की जो हमारी 6100 किलोमीटर है यह कुल 9 राज्यों के साथ टच होती है। यह केवल 9 राज्यों के साथ टच होती है। और जो द्वीपीय सीमा की 1416.6 किलोमीटर है यह केवल भारत के 4 यूटी के साथ टच करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य भूमि के साथ लगने वाले जो 9 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी घाट के 5 राज्य कौन से हैं। सबसे पहले देखो आप गुजरात के नीचे दूसरा मिल जाएगा हमें महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे हम देखेंगे गोवा, और चौथा राज्य देखेंगे हम कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद हम देखेंगे केरल। यह 5 राज्य हमें पश्चिमी घाट के मिले। अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के 4 राज्य। तो इसमें सबसे पहला राज्य हमें मिल जाएगा तमिलनाडु, फिर हम दूसरा देखेंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद तीसरा देखेंगे हम उड़ीसा, और चौथा देखेंगे हम वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत की मुख्य भूमि की सीमा है यह पश्चिमी घाट के 5 राज्यों से और पूर्वी घाट के 4 राज्यों से लगती है। हम देखेंगे जो पश्चिमी घाट के जो 5 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी घाट के 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। अब नोट करके समझना जो हमारी द्वीपीय सीमा है जो 1416.6 किलोमीटर लगती है यह केवल 4 यूटीज के साथ लगती है जो जली हैं। तो सबसे पहले हम उन 4 केंद्र शासित प्रदेशों को नाम लिखते हैं जो जल से संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दमन, दीव व नागर हवेली, पहला राज्य जो जल से संबंधित है। दूसरे की हम बात करें लक्षद्वीप, फिर यहाँ तीसरे की हम बात करते हैं तो यहाँ पड़ जाता है पांडुचेरी, फिर चौथे की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार। यह 4 द्वीपीय केंद्र शासित राज्य मिलकर भारत के साथ कुल द्वीपीय सीमा 1416.6 किलोमीटर बनाते हैं। मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर केवल 9 राज्यों के साथ बनती है। जो पश्चिमी घाट के हमारे कुल 5 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी घाट के केवल 4 राज्य मिलकर बनाते हैं जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हमारे वेस्ट बंगाल हैं। यही हम स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बनती हैं। तो अब हम इसको एक मैपिंग के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा कुल कितनी है। अब बहुत ही ध्यान से समझना मेरे साथ, बहुत ही ध्यान से, कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। और हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कुल 6100 किलोमीटर है। तो बहुत ध्यान से समझो आप। तो अब देखो संपूर्ण, अब जब हम संपूर्ण भारत की सीमा की बात करते हैं तो भारत की संपूर्ण सीमा की बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर हमारे संपूर्ण भारत की सीमा निकल जाती है। जब हम मुख्य भूमि की सीमा और द्वीप सीमा को ऐड करते हैं तो हमारी कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर निकलती है। जब हम स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को ऐड करते हैं तो संपूर्ण भारत की लंबाई हमारी 22,716.6 किलोमीटर निकल जाती है। अब देखो द्वीप सीमा की, हम जब स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो हमें एक राज्य यहाँ मिल जाता है
पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर देखते हैं तो हमें एक चीन, और चीन के और इसके बीच में एक देश हमें यहाँ पे अफ़गानिस्तान मिलता है, अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के हम जब आगे चलते हैं चीन, और चीन के पास हम देखते हैं तो यहाँ मिल जाता है हमें नेपाल, और नेपाल के बाद देखेंगे हमें तो मिल जाएगा यहाँ पे भूटान, और इसके बाद देखेंगे चीन से सटा हुआ और म्यांमार के दक्षिण, चीन के दक्षिण में यहाँ मिलता है म्यांमार, और म्यांमार के बाद देखेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा बांग्लादेश। तो यह जो हमारी सीमा है उत्तर की, वह हमारी कुल 15,200 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जब मुख्य भूमि की सीमा की बात करें, मुख्य भूमि की सीमा की बात करें, जो हमारी यह वाले भाग की सीमा है, ये वाले भाग की, यह कुल कितनी है 6100 किलोमीटर है। और इस वाले सीमा की बात करें तो यह हमारी 15,200 किलोमीटर रखती है, जो हमारे पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक को टच करती है। 6100 की बात करें किलोमीटर की, मुख्य भूमि से जो सटे हमारे 9 राज्य हैं उनकी सीमा है। फिर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, एक राज्य हमें यहाँ मिलता है जिसे हम दमन दीव, और यहाँ पे एक राज्य मिलता है जिसे हम लक्षद्वीप, और एक राज्य हमारा यहाँ पे मिल जाता है जिसे हम पांडुचेरी, और एक राज्य हमें यहाँ मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं अंडमान। तो जब यह 4 राज्य हम द्वीपीय राज्य को जोड़ लेते हैं तो इनकी कुल लंबाई हमारी 1416.6 किलोमीटर निकल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की हमारे संपूर्ण सीमा हमने देख ली 22,716.6 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत की जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है 7। और अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी 7 जलीय देश। यह तो हमारे स्थलीय देश थे। स्थलीय देशों की संख्या हमारी कितनी थी 7, जो हमने नाम बताए हैं। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी 7 जलीय देश जो भारत के पड़ोसी हैं और जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे श्रीलंका। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे इंडोनेशिया, यह जलीय सीमा या जलीय देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे म्यांमार। फिर 5वें नंबर पर देखेंगे हम थाईलैंड। यह हमें 5 राज्य ऐसे मिले जो भारत के साथ जलीय सीमा स्पर्श करते हैं: मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें 2 राज्य और मिलते हैं जो भारत के पड़ोसी होने के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं। तो एक तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारत के पड़ोसी होने के साथ साथ जलीय सीमा को साझा करता है। और 6ठे हम 7वें की बात करते हैं तो 7वां मिल जाता है हमें बांग्लादेश। तो भारत के साथ जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं, जो स्थल के साथ भी टच होते हैं और जल के साथ भी टच करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे राज्य हैं भारत के पड़ोसी जो स्थलीय सीमा के भी साथ सीमा साझा करते हैं और जलीय सीमा के भी साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत के जो 7 पड़ोसी हमारे जलीय देश हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं: मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 7 मैंने स्थलीय देश देखे थे: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो यह तो रही हमारे भारत की ओवरऑल संपूर्ण स्थिति व इसको स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम। अब हम देखेंगे कि भारत के अंतर्गत वे हमारे राज्य जो पूर्ण रूप से स्थल आबद्ध देश हैं। नोट करके लिखना: भारत के स्थल आबद्ध देश। तो स्थल आबद्ध देशों की बात, भारत के अंतर्गत ऐसे राज्य जो स्थल आरुद्ध हैं। स्थल आरुद्ध का मतलब जिसे हम लैंड लॉक्ड
स्टेट भी कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत ऐसे राज्य जो किसी भी पड़ोसी देशों के साथ या किसी भी तरह से जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, तो उनकी संख्या केवल हमारे पास 5 मिलकर आती है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो हमारा इस जगह पे हरियाणा राज्य है जो किसी भी तरह जल को स्पर्श नहीं करता है। हरियाणा के जब नीचे हम आते हैं तो हमें यहाँ पर एक मध्य प्रदेश भी ऐसा राज्य मिलता है जो किसी के साथ पड़ोसी जलीय और स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। इसके हम देखें आगे तो यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ राज्य मिलता है, और इसके आगे हम देखते हैं तो एक यहाँ पे झारखंड राज्य मिलता है। अर्थात हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे राज्य हैं जो भारत के किसी भी पड़ोसी देशों के साथ या किसी तरह जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जो पूर्ण रूप से लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। और एक दक्षिण भारत में हमें राज्य मिल जाता है तेलंगाना। तो इस प्रकार से हमें भारत के 5 ऐसे राज्य मिले जो किसी के साथ भी स्थलीय सीमा या जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य की, फिर हम देखेंगे इसके आगे छत्तीसगढ़ राज्य किसी तरह से भी किसी जलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देशों के साथ नहीं लगता है। चौथे में हम बात करें तो झारखंड, और 5वें में बात करते हैं तेलंगाना राज्य। फिर हम देखेंगे कि भारत के ऐसे राज्य जो भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के राज्य जो जल प्लस स्थल दोनों को छूते हैं। भारत के ऐसे राज्य जो भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, उनकी संख्या केवल 2 है। हम देखते हैं, एक तो हमारा गुजरात है और एक हमारा राज्य यहाँ पे आ जाता है पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले हम बात करें इनकी संख्या कितनी है, 2। एक हम बात करेंगे गुजरात की और दूसरी हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। फिर हम देखेंगे कि भारत के जो हमारे जलीय प्रदेश हैं, हम नोट करके लिखना, यह भारत के हमारे जलीय या तटीय राज्य हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है, 9 राज्य है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो भारत के 9 राज्य कितने हैं, जलीय राज्य हैं। यहाँ लिखते हैं हम नोट करके, भारत के 9 राज्य क्या हैं, हमारे 9 राज्य हमारे जलीय या तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य हमारे जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख लेंगे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य। नोट करके लिखना आप, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य। भारत के वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राज्य की बात करें तो वर्तमान में केवल 16 हो गई है। इनको हम 2 आधारों पर पढ़ेंगे। देखो, एक तो हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य प्लस 1 राज्य इसमें जुड़ जाता है सिक्किम। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 8। पूर्वोत्तर के 7 राज्य आप जानते हैं कौन कौन से हैं, और एक उसमें हम सिक्किम को जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितने राज्य हो गए, 8। फिर इसके बाद हम पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जब हम देखते हैं तो 8 राज्य हमारे इधर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझो। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गुजरात। नोट कर लेना, हम उन भारतीय राज्यों को लिख रहे हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहला हो गया गुजरात, उसके ऊपर जाएंगे तो पंजाब, तीसरा देखेंगे उसके ऊपर जाके गुजरात के ऊपर हमें मिलता है एक राज्य राजस्थान के ऊपर हम जाएंगे तो मिल जाएगा हमें पंजाब,
और पंजाब के हम ऊपर जाएंगे पंजाब के जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें यूटीज मिलते हैं, नोट करके लिख लेना। एक तो मिल जाएगा हमें J&K और उसके बाद एक और मिल जाता है हमें लद्दाख। दो हमें यूटीज मिल जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, एक क्रम से देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, फिर लद्दाख के बाद हमें चौथा राज्य मिल जाता है जिसे हम HP हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और पाँचवें राज्य की बात करें तो हमारा UK मतलब उत्तराखंड, और फिर छठे राज्य की बात करें तो हमें मिल जाता है UP, जो UP, और सातवें की बात करें तो उसके बाद हमें मिल जाएगा बिहार। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें राज्यों की संख्या, और एक राज्य और हमें मिल जाता है यहाँ पे 8वां, जिसे हम पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। तो हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, यह 8 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि 2 राज्य हमें ऐसे मिले जो केंद्र शासित होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। अब देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, तो 7 बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक क्रम से देखते हैं असम, फिर असम के नीचे आएंगे, असम के आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हम बात करते हैं नागालैंड भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चौथा हम बात करेंगे मणिपुर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके नीचे हम बात करेंगे मिजोरम भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर हम बात करेंगे छठे की त्रिपुरा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर हम 7वें की बात करेंगे यहाँ पे मेघालय भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसके बाद हमें 7 राज्य मिल गए, जो मैंने बोला था आपको, पूर्वोत्तर के 7 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और एक राज्य हमें 8वां मिल जाता है जिसे हम सिक्किम कहते हैं। तो हमने देखा कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 8 राज्य, और हम देखा पूर्वोत्तर के 7 प्लस सिक्किम को मिलाकर 8 राज्य, अर्थात टोटल जब हम बात करते हैं तो 8 + 8 टोटल हमारे 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने उन राज्यों को ही बताया जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इनकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हो। तो यह तो रही हमारे भारत की ओवरऑल कि कितने राज्य इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हमने बताया 16। कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, उनकी संख्या केवल है 5। फिर हम देखेंगे भारत के वे राज्य जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब एक राज्य ऐसा है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, नोट कर लिख लो, उत्तर भारत व दक्षिण भारत को जोड़ने वाला राज्य वह एक है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा हमारे उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश तक टच होती हैं। तो यह तो रही हमारे भारत की एक बहुत ही सिंपल और एक सरल तरीके से समझने वाली बातें। अब हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत एक और हमारी जो दक्षिण में अक्षांश रेखा गुजरती है वे कौन सी है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के दक्षिण में एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम 6 डिग्री 4 5 उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो 6 डिग्री 4 5 जिस प्रकार से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हमारी कन्याकुमारी अर्थात केप मेमोरियल से गुजर रही थी, उसी प्रकार से हम देखेंगे भारत की सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है हमारा वो 6 डिग्री 4 5 उत्तरी अक्षांश पे है, जिसके नाम की बात करें तो यह हमारा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो किस अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 4 5 उत्तरी अक्षांश के अक्षांश पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं इसके अन्य नाम की, अन्य नाम की बात करते हैं। अन्य नाम, जब हम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है पहला नाम पार्सन पॉइंट।
पार्सन पॉइंट भी, इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे दूसरा, यहाँ पे हमें इंदिरा कॉल हमें मिल ही चुका है। फिर हम देखेंगे इसे हम एक नया नाम लाही चिंग के नाम से जानते हैं। फिर हम यहाँ पे तीसरे की बात करें तो इस इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है जो अत्यंत परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग या पिगमिलियन पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने भारत के एक ओवरव्यू देख लिया कि भारत के कितने राज्य उत्तर में हैं और कितने इसके उत्तर में हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या केवल 7 है, और दक्षिण में जो जलीय देश हैं उनकी भी कुल संख्या 7 है। उनकी संख्या को हमने देख लिया, उन नामों को भी देख लिया वे कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं भारत के, जो भारत हमारा उपमहाद्वीप है, भारत के उपमहाद्वीप में कुल कितने देश स्थित हैं। तो नोट करके लिखना, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत केवल 5 देश स्थित हैं। हम उनके नाम लिखते हैं कौन कौन से हैं, तो बहुत ध्यान समझो। पहला नाम देखेंगे हम पाकिस्तान, दूसरा देखेंगे भारत, तीसरा देखेंगे भूटान, चौथा देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश। फिर देखेंगे पाकिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, और एक 5वां देश है हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, उसका नाम है नेपाल। यह तो रही हमारे भारत की एक ओवरव्यू वीडियो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।